नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बहुत पुरानी नहीं है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला लखीमपुर खीरी, थाना गोला। पूरा नाम तो गोला गोकर्ण नाथ है, लेकिन थाना गोला ही लोग बताते हैं। बात 23 दिसंबर 2022 की है। एक महिला आशिया और उस गांव का चौकीदार नारायण लाल, ये दोनों लोग शाम के करीब 4 बजे कोतवाली गोला पहुंचे। थाने पर इंस्पेक्टर धर्म प्रकाश शुक्ला मौजूद थे। चौकीदार को देखते ही पूछा, कैसे हो, क्या हाल है। चौकीदार चूंकि गांव के बारे में सूचनाएं ही लेकर और खराब सूचनाएं ही लेकर आता है, जैसे अननोन बॉडी की, चोरी की, छोटे छोटे जो अपराध इस तरह के हैं जिनकी शिकायत सामान्य रूप से लोग थाने पर या कंट्रोल रूम में नहीं करते हैं, ऐसी सूचनाएं लेकर आता है और पुलिस के लिए सूचनाएं इकट्ठा करने का काम चौकीदार करता है। हालांकि ये इंस्टीट्यूशन कालांतर में यानी आज बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि सिपाहियों की संख्या अब थानों पर पर्याप्त हो गई है। ब्रिटिश पीरियड में ये चौकीदार जब गांव में आता था तो गांव का गांव भाग जाता था। लाल रंग का साफा, चमड़े की बेल्ट, बेल्ट के ऊपर एक चपरास पीतल का, खाकी, पहले तो हाफ पैंट पहनते थे, फिर उसके बाद खाकी एक ट्यूनिक टाइप का जिसमें 2 बड़ी बड़ी जेब लगी होती थी, वो, और पैंट, खाकी पैंट पहनने वाला ग्राम चौकीदार उसको कहते हैं। उस जमाने में चूंकि थानों पे ज्यादा फोर्स जानबूझकर ब्रिटिश हुकूमत वाले लोग नहीं रखते थे कि ये कभी भी विद्रोही हो जाएंगे, रिबेलियन हो जाएंगे तो शासन के लिए समस्या या चुनौती बनेंगे। और इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए हर गांव का एक विलेज चौकीदार होता था। चौकीदार की जिम्मेदारी होती थी कि वो गांव में अपराध की किसी सूचना को चुपचाप आकर थाने पर बता दे। ये भी उसका काम होता था कि अगर बाहर से कोई अपराधी उस गांव में आकर रह रहा हो या बाहर का कोई आदमी आकर रह रहा हो, उसकी भी सूचना गांव चौकीदार देते थे। दूसरा सबसे बड़ा काम उनको दिया जाता था सम्मन और वारंट की तामीला का। हालांकि ये 47 के पहले यानी आज़ादी के पहले था। जैसे जैसे थानों पर पुलिस बल की संख्या बढ़ गई, चौकीदारों का काम कम होता चला गया। आज की तारीख में ये इंस्टीट्यूशन तो है, इलेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल इनका होता है, बूथ पर ड्यूटियों का। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है बूथ पर लाइन लगवाने की, क्योंकि वो गांव के चौकीदार होते हैं और गांव के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी राजनीतिक पार्टियां इनका दुरुपयोग भी करती हैं, लेकिन बहुत कम तनख्वाह। उस जमाने में जब मैंने नौकरी शुरू की थी, यानी ये बात होगी 90-91 की, इनकी तनख्वाह सिर्फ 150 रुपये थी। हालांकि अब बढ़ते बढ़ते ये 2000 या 2500 के आसपास हो गई है। इसको तनख्वाह भी नहीं कहते हैं, मानदेय कहते हैं। बहरहाल इंस्पेक्टर धर्म प्रकाश शुक्ला ने पूछा, कैसे आना हुआ। चौकीदार नारायण लाल ने बताया कि ये मोहतरमा हमारे गांव की हैं, इनका नाम आशिया है। ये एक सूचना हमें बता रही थी। मैंने कहा आप खुद चलिए और इंस्पेक्टर साहब को, बड़े कोतवाल साहब को स्वयं बताइए। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, बताइए क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा, साहब मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम जो बड़ा है उसका रफ़ी है, दूसरे का नाम वसी है, मेरे साथ ही रहते हैं। दूसरे वाले ने शादी एक
हिंदू महिला से की है जिसका नाम उमा शर्मा था, लेकिन शादी के बाद उसका नाम फातिमा रख दिया गया। 7 साल पहले शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा हामिद उम्र है 4 साल, छोटा बच्चा 8 महीने का है। उसने कल मुझे फोन किया, मैं अपनी बड़ी बेटी के पास कानपुर आई थी। उसने फोन किया कि उमा यानी फातिमा नाराज होकर घर से चली गई है। कहाँ गई है मुझे पता नहीं, तुम फौरन आ जाओ। मैं भागकर पहुंच गई। ये बात 22 दिसंबर यानी उसने बताया कि जिस दिन वो थाने पर गई थी उसके एक दिन पहले की है। मैं घर पहुंची, मैंने पूछा कहाँ गई है, क्या बात हुई थी, क्या झगड़ा किया था, क्यों रोज झगड़ा करते हो। तो उसने कहा मुझे पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। बहरहाल माँ बच्चों के 2 बच्चे जो थे वो उन्हीं के पास थे, आशिया यानी बच्चों की दादी के पास, मतलब उनसे घुले मिले थे। तो उन्हीं के साथ उनको, वो रो रहे थे माँ के लिए, उनको चुप कराते कराते जब उनके कमरे में पहुंची तो कोने की तरफ ताजी मिट्टी का छोटा सा ढेर लगा हुआ था। उसने कहा कि मैंने बेटे से पूछा कि ये मिट्टी कहाँ से आ गई और इसका कमरे के भीतर क्या काम है, क्या बात है, तुम साफ साफ बताओ, नहीं मैं थाने जा रही हूं। उसके बाद कुछ इमोशनल बातें भी अपने बेटे वसी से मैंने की। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि माँ मैं परेशान हो गया था, कल मैंने उमा को मार दिया, मार के इसी कमरे में इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं फौरन भाग के चौकीदार के पास गई और चौकीदार से कहा कि ऐसी ऐसी घटना मेरे घर में हुई है, मैं ये चाहती हूं कि पुलिस को जल्दी इत्तला कर दी जाए, नहीं तो ये भाग भी जाएगा और फिर पुलिस हम पर शक करेगी। इसीलिए मैं इस चौकीदार को लेकर यहां आई हूं। सुनते ही इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा आपको यकीन है कि उसने जो बताया है कि इस कमरे में गाड़ दिया है ये बात सही होगी। उसने कहा साहब बिल्कुल यकीन है मुझे, आप चलिए और उसे वहां से मिट्टी हटा के देखिए, जो वो कह रहा है जरूर सही कह रहा होगा। इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में कई चीजें एक साथ चलने लगी। एक तो ये उमा हिंदू थी, दूसरा 2 छोटे बच्चे हैं, तीसरा घर के भीतर ही गाड़ा गया है, यानी महिलाओं के विरुद्ध हुआ ये अपराध, इसमें कई एंगल हैं। फौरन थाने का फोर्स इकट्ठा किया, एसडीएम साहब को बताया और मौके के लिए चल दिए। मौके पर पहुंचते ही जैसे ही मजिस्ट्रेट पहुंच गए, उनके सामने उसको बॉडी को एक्सह्यूम किया गया, उसे जमीन से खोद कर निकाला गया। देखा गया बॉडी बिल्कुल सही सलामत है, शरीर पर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं है और ऐसा लगता है कि इसे ताजा ताजा ही मार के गाड़ा गया है या फिर गाड़ा गया है उस समय तक ये जिंदा रही होगी, क्योंकि बॉडी में जरा सा भी खराबी अभी तक नहीं आई थी। बहरहाल बाहर जब निकाला गया पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चूंकि 2 कम्युनिटीज का मामला था, पुलिस ने तुरंत वहां से बॉडी को थाने पर भिजवाया और पंचायतनामा थाने पर ही भरा गया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। पुलिस ने दोनों भाइयों रफी और वसी को गिरफ्तार कर लिया। वसी और रफी दोनों को थाने पर लाया गया। आशिया को भी थाने पहुंचने के लिए कहा गया। पुलिस ने आशिया की तारीफ की और कहा आप बहुत दिनों बाद मेरी नौकरी में ऐसी मां हैं जिसने अपने बेटे के अपराध पर, बेटे के उसने जो किया है, खराब किया है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। आपका बेटा ही था, आप जानती हैं इसका क्या हश्र होगा, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी आपने सीधे आकर पुलिस को सूचना दी। तब यह हुआ कि आप तहरीर एक दे दीजिए।
थाने में जो मुंशी होते हैं, मुंशी और दीवान, यानी जीडी राइटर, और मुंशी का मतलब जो एफआईआर लिखते हैं, सारी लिखा पढ़ी थाने की, जीडी लिखते हैं, रवानगी करते हैं, आमद करते हैं, असलहे की रवानगी, असलहे की आमद, यानी वो जीडी से रिलेटेड और ऑफिस के रिकॉर्ड से रिलेटेड सारे काम करते हैं। थानाध्यक्ष तो 3 महीने से लेकर साल भर के या 1.5 साल तक के बीच में बदल जाते हैं, लेकिन ये मुंशी और दीवान थाने में साल दर साल चलते रहते हैं। कोई कोई तो 6-6, 7-7 साल पुराने होते हैं। जैसे ही आशिया को तहरीर लिखने के लिए कहा, दीवान ने मुंशी को बुलाया, दीवान ने इंस्पेक्टर को बुलाया कि साहब 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, साहब मां से तहरीर मत लीजिए, क्योंकि अभी मुकदमा लिखवा देगी, वो बंद हो जाएगा, उसके बाद पूरा परिवार मिलके मां को परेशान भी करेगा और फिर कल को मां होस्टाइल हो जाएगी, और जिस मुकदमे में वादी यानी कंप्लेनेंट ही होस्टाइल हो जाता है, वो मुकदमे का फिर वो आगे चलता नहीं है, सत्यानाश हो जाता है। इसलिए चौकीदार से तहरीर लीजिए। प्राइमा फेसी चौकीदार को ही इसने सूचना दी है। आप उससे ये तहरीर लीजिए कि मुझे इस तरह की सूचना श्रीमती आशिया ने बताई है। बात बिल्कुल सही थी। इंस्पेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हमारा चौकीदार ही ये तहरीर लिखेगा। इसलिए भी लिखेगा क्योंकि आपने सबसे पहले अपराध की सूचना चौकीदार को दी थी, और चौकीदार ने आकर हमें बताया है, आपको सहायता के लिए ले आया है कि आप पूछे गए सवालों का जवाब दे सकें। ये काम पुलिस ने अच्छा किया। जब जब ऐसा हुआ है कि किसी वजह से भाई भाई के खिलाफ तहरीर दे दे, बेटा माँ बाप के खिलाफ तहरीर दे दे, तो ऐसे मुकदमों का हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि गुस्से में, नाराजगी में, दुश्मनी में उस समय तो लिखा के जेल भिजवा देते हैं, बाद में पूरा परिवार, नात, हित, रिश्तेदार घेर के उससे होस्टाइल करा देते हैं, वापस करा लेते हैं मुकदमा, एफिडेविट दे देते हैं कि साहब मेरी सूचना गलत थी, जो मैंने लिखाया वो गलत लिखाया। बहरहाल चौकीदार नारायण लाल की तहरीर पे हत्या यानी 302 और हत्या के साक्ष्य को मिटाने यानी 201 आईपीसी का मुकदमा लिख लिया गया। वसी से पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। वसी तो पहले इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन फिर जब पुलिस अपने पे आ गई, अपनी औकात पर आ गई, तो वो भी अपनी औकात पर आ गया। उसने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि मेरी पत्नी का नाम उमा शर्मा है। निकाह के बाद उसका नाम हमने फातिमा रख दिया। हम दोनों पड़ोसी थे, गांव के ही। शुरुआत में ही हम दोनों के बीच नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो गई और हम लोगों ने लव मैरिज कर ली। बहुत दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और हम लोग महीनों बाहर बाहर भटकते रहे, लेकिन फिर गांव वालों ने मिल बैठ के तय किया कि ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं, अब जब शादी कर ही ली है, निकाह कर ही लिया है, तो वो आके रह सकते हैं। जब हम लोग आके रहने लगे और शादी के लगभग 6-7 साल हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक मेरी पत्नी यानी फातिमा यानी उमा शर्मा ये अपने मायके जो गांव में ही था वहां भी आने जाने लगी। और एक दिन उसने आके कहा कि रसोई हमारी अलग कर दीजिए। मैंने कहा इतने साल हो गए, रसोई एक ही में बनती है, 2 रसोई का कोई मतलब नहीं है। छोटा सा परिवार है, माँ हमारी हैं, पिता है नहीं, 2 भाई हैं, बड़ा भाई की पत्नी, बच्चे हैं, और तुम हो, तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन वो जिद करती रही कि नहीं, हमें रसोई अलग करनी है। मेरे बार बार मना करने पर, ये कहने पर कि अभी जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम नई रसोई बनवा देंगे, वो नहीं मानी
और एक दिन मेरे एटीएम से उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। क्योंकि मैं भी एटीएम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं था। पासवर्ड यानी उसका जो पिन नंबर है वो और एटीएम उसी के पास रहा करते थे। एक दिन गई और उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। मुझे बताया कि मैंने पैसे निकाल लिए हैं, अब मैं अलग रसोई बनवा लूंगी। मैं बहुत नाराज हुआ। मैं अपना पैसा मांग रहा था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, झगड़ा किया और फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। दिमाग लगाया मैंने। पेशे से वो इलेक्ट्रीशियन था। उसकी माँ आशिया ने ये बताया कि साहब, हमारे शौहर, हमारे पति का शुरुआत में ही देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। मेरे 2 बेटे थे। मैंने किसी तरह उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, लेकिन जब घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, एक को मैंने गांव में ही मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ काम सीखने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे वो काम सीख गया और अपनी दुकान खोल ली और अपने बाल बच्चों के लिए और हमारे लिए अच्छा काम, उसका धंधा चल पड़ा। दूसरे को मैंने शुरुआत में बिल्डिंग में शटरिंग का काम दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बिल्डिंग्स यानी मकान बनाते बनाते वायरिंग का काम करने लगा और पिछले काफ़ी समय से वो वायरिंग का काम करता है। उसे बहुत अच्छी जानकारी है। आसपास के लोग भी, गांव के लोग भी, उनके यहाँ मकानों में जब बिजली की कोई समस्या होती है तो वसी को ही बुलाकर ले जाते हैं। वसी ने बताया, चूंकि मुझे बिजली के संबंध में जानकारी थी, थोड़ा बहुत जो पुलिस की वर्किंग, क्योंकि थाने की बिल्डिंग की भी बिजली का काम जो छोटा मोटा होता था, फ्यूज हो जाना, बर्स्ट हो जाना, वायरिंग जल जाना, ये सब काम भी मैं किया करता था। तो थोड़ी बहुत थाने की वर्किंग की भी जानकारी थी। मैंने सोचा, ऐसे मारूंगा पुलिस मुझे बंद कर देगी, ऐसे मारूंगा तो कुछ न कुछ निशान छूट जाएंगे और फिर पुलिस ढूंढ भी लेगी, बंद भी कर देगी, जीवन मेरा खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने उसका एक तरीका निकाला। मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा उन बीचों में, जब मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसे मारना पड़ेगा, कि वो पायल पहनती थी और पायल का सोते समय थोड़ा ही हिस्सा पैरों से टच रहता था, बाकी लूज होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। मेरे दिमाग में शैतान दौड़ गया कि अगर दोनों पायल में नेकेड वायर बांध दिए जाएं और उनको प्लग को मेन स्विच में लगा दिया जाए, जैसे ही ऑन किया जाएगा तो दोनों तरफ से तेज बिजली आएगी और 1 सेकंड के भीतर वो उसके पूरे दिमाग को, पूरे तंत्र को खराब कर देगी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। मेरा पर्पस ये था कि चूंकि घर में माँ रहती हैं, भाई रहता है, 2 बच्चे हैं, आवाज जरा से भी होगी तो कोई न कोई सुन लेगा। हालांकि घटना वाले दिन माँ मेरी बहन के यहाँ गई हुई थी और भाभी और बच्चे अपने मायके गए हुए थे। तो उस दिन बहुत अच्छा मौका, जब वो खा के सो गई तो मैंने 2 तार, जिनको पहले एक प्लग में लगा लिया, पीछे का हिस्सा काफी उसके ऊपर के प्लास्टिक को निकाल के उसे नेकेड कर लिया और सोते समय जब पायल का हिस्सा पैर से थोड़ा दूर रहता है, लूज रहता है और बिस्तर पर पड़ा होता है, दोनों पैर के पायल के लूज वाले हिस्से पर उस नेकेड वायर को बांध दिया। दूसरा ये था कि चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। प्लग लगा हुआ था, तार पायल में बांध दिए थे। जैसे ही स्विच ऑन किया, 3-4 बड़े बड़े झटके उसके शरीर में लगे और वो निढाल हो गई। 1-2 मिनट की करंट सप्लाई के बाद स्विच को ऑफ करके पायल से वो तार निकाल लिया।
लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सांसें अभी भी चल रही हैं। मैं थोड़ा घबरा गया। अपने भाई रफ़ी को बुलाकर लाया, बड़े भाई रफ़ी को, और ये कहा, मेरी मदद करो। अभी इसकी सांस चल रही है, हो सकता है थोड़ी देर में ये होश में आ जाए या चिल्लाने लगे, सारी पोल खुल जाएगी। तो इसके हाथ पैर बांध के निगाह रखो, मैं सिर पे इसके करंट लगाऊंगा। हो सकता है पैर से करंट चलते चलते सिर तक न पहुंचा हो, इसलिए शायद इसकी सांस चल रही है। तो रफ़ी और वसी ने मिलकर हाथ पैर को अच्छे से बांध दिया, मुंह में उसका दुपट्टा डाल दिया और फिर दोनों नेकेड वायर को बालों को उठा के बालों के नीचे, दोनों नेकेड वायर, ताकि वो बाल के ऊपर से रखता तो स्किन पे टच न करता, लेकिन बाल को उठा के उसको स्किन में टच करा के और फिर स्विच ऑन किया। फिर उसको 3-4 झटके से लगे, बॉडी के तेज झटके लगे, लेकिन इस बार उसने स्विच ऑफ नहीं किया। 3, 4, 6, 8, 10 झटकों के बाद फिर झटके लगने बंद हो गए। तब स्विच ऑफ किया, तार को निकालकर अपनी अलमारी में रख दिया, अच्छी तरह से देख लिया कि उसकी सांस तो नहीं चल रही है। फिर रस्सियों को खोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि रस्सी बंधने के निशान अगर आएंगे तो पुलिस जान जाएगी कि इसे मारा गया है। पायल को खिसका के देखा कि जलने का कोई निशान पायल में करंट लगाने की वजह से नहीं हुआ है। चूंकि वो कंडक्टर था, तेजी से पूरे स्किन में एक साथ फैला, इसलिए बॉडी में चला गया। अगर नेकेड वायर को स्किन पे टच कराते तो जिस जगह टच कराते वहां पर जलने का निशान जरूर बन जाता, और सिर में इसीलिए जलने का निशान बना, बाल भी जले, लेकिन घने बालों के बीच में उस चोट को प्राइमा फेसी कोई देख नहीं सकता था। पुलिस ने जब पूरी बात सुनी, सन्न रह गई पुलिस कि एक अनपढ़ आदमी जिसने कक्षा 5 के बाद पढ़ाई की ही नहीं और इलेक्ट्रीशियन का काम करते करते इतनी बारीकी से कि फॉरेंसिक जितने भी एविडेंस हैं वो कोई न मिले, इतनी सफाई से अपनी पत्नी का मर्डर किया। बहरहाल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी तो थानाध्यक्ष रिक्वेस्ट करता है, कभी करता है कि साहब ये देख लिया जाए कि महिला है अगर तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये देख लिया जाए कि इसने किस तरह का पदार्थ खाया है, ये देख लिया जाए कि जिस धारदार हथियार से हत्या की गई है वो एक ही हथियार के निशान है कि 2 हथियार के। इस तरह की क्वेरीज की जाती है। इंस्पेक्टर ने क्वेरी की कि सिर पर नेकेड वायर और पैर में पायल में बांधकर करंट का प्रवाह करना बताया गया है, क्या इसके पोस्टमार्टम में कोई निशान मिले हैं। बहरहाल जब डॉक्टर्स को जानकारी हो गई और डॉक्टर्स ने उस दिशा में पोस्टमार्टम के बाद एनालाइज करना शुरू किया तो बात बिल्कुल साफ हो गई। सिर का वो नेकेड वायर से स्किन को टच कराना, वो दोनों निशान भी मिल गए और ये तय हो गया कि करंट के प्रवाह के कारण पूरे नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया था। बहरहाल वसी और रफ़ी दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। बच्चे दोनों उनके अपनी दादी के पास थे। उनको यही बताया गया था कि माँ दवा लेने लखीमपुर खीरी गई है और बाप काम पे गए हैं, लौट के आएंगे तो मेरे लिए टॉफी लेकर आएंगे। बड़ा बेटा जो 4 साल का था उसका नाम हैदर था। कोई भी उससे, पुलिस वालों ने भी पूछा कि बेटा मासूम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, वो किसी के बच्चे हों तो जब भी सामने से अगर नटखट हैं गुजरता है तो आदमी पूछ ही लेता है। पुलिस वाले ने भी पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसने कहा लखीमपुर गई है दवा लेने के लिए। बाप कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं,
उन्होंने कहा वो काम पे गए हैं, हमारे लिए चॉकलेट और टॉफ़ी लेकर आएंगे। तो बच्चों को जो झूठ बताया गया था, बच्चे बार बार वही कह रहे थे। माँ का भी बुरा हाल था। माँ ने कहा 2 ही बच्चे थे, हमने सोचा था कि इनको पढ़ा लिखा के कुछ काम कराएंगे, बुढ़ापे में ये सहारा बनेंगे, लेकिन दोनों ही जेल चले गए। अब मेरे लिए कमाई का या कोई साधन, पेट को चलाने का कोई साधन नहीं है। आज की घटना, आज वसी ने जिस शातिराना अंदाज से अपनी पत्नी की हत्या की वो काबिल गौर है। देखिए, दूसरे धर्म में शादी करने की अपनी दिक्कतें हैं, किन्हीं 2 धर्मों के बीच में, और हिंदू मुसलमान के बीच शादी, इसमें तमाम दिक्कतें हैं। सभी लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 धर्मों के बीच हुई लड़का लड़की की शादी, ये भाग के कहीं अकेले अगर रहें तो दिक्कत तो है, पर उतनी नहीं है जितनी ये अपने ही गांव में 2 अलग अलग धर्मों के लड़का लड़की अपने घर में रहने से जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, रोज रोज की होती हैं। कुछ दिन तक तो कोई बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह की शादियों में ताना मारने वाले पड़ोसी, चुगली करने वाले रिश्तेदार और चुटकी लेने वाले दोस्त या सहेलियां, ये बात का बतंगड़ बनाने के लिए हर समय प्रयास में रहते हैं कि किसी तरह से ये मामला ऐसा हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए। हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं। उमा और फातिमा ने सबसे पहले रसोई अलग करने की बात, जिससे बात झगड़े की शुरू हुई, उसके पहले सब ठीक ठाक था, रसोई अलग करने की बात शुरू की, क्योंकि उसकी रसोई में निरामिष भोजन बनता था। वहाँ कितनी भी सफाई से खाना बनाया जाए या सब्जी बनाई जाए, वो चाहती थी कि जब हम बनाएं तो अपनी माँ के घर बहन भी रहती थी, वहाँ पर दे आएं, तो थोड़ी सी मेरे प्रति जो घर में नाराज़गी है वो कम हो जाए। लेकिन कितनी भी सफाई से बना के वो खाना या कोई सब्जी ले जाती थी, माँ और बहन खाने से इनकार कर देती थी कि हम लोग शाकाहारी हैं, तुम्हारी रसोई में निरामिष भोजन बनता है, इसलिए हम इसे खा नहीं सकते। लौट कर वो यही जिद वसी से करने लगी कि हमारा किचन अलग कर दो। और जब वो टाल मटोल करता रहा, बाद में बनवाने की बात करता रहा, पैसा इकट्ठा करने की बात करता रहा, तो ऐसे में उसने एटीएम से 10,000 रुपये निकाल लिए और बात इसी से खराब होती चली गई। वो मांगता रहा कि वापस कर दो, बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए हुए पैसे हैं, लेकिन उसने, उसके धुन सवार थी अलग रसोई बनाने की, लिहाजा उसने वापस नहीं किए। अब वसी का शातिराना अंदाज देखिए कि महिलाओं का पायल आप जानते हैं कभी स्किन टाइट नहीं होता, क्योंकि चलते समय उसमें मूवमेंट का होना ज़रूरी है। फिर उसमें अब तो वो घुंघरू वाले पायल पता नहीं, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखे, और ख़ासकर मॉडर्न एज की लड़कियां, महिलाएं तो घुंघरू वाले पायल कतई नहीं पहनती हैं, लेकिन पायल पहनती हैं। वो कभी स्किन टाइट नहीं होता, वो ढीला होता है, इस सीमा तक ढीला रहता है कि वो पैरों से निकल ना जाए बस। और वो बिल्कुल, अगर आपने चांदी की तमाम नक्काशीदार अलग अलग तरह की पायलें होती हैं, वो बिल्कुल उसी अंदाज में, जिस शेप और साइज में वो पैर होता है, उसी तरह से उसमें लगी हुई रहती हैं। लेकिन सोते समय पायल का 1/4 हिस्सा ही स्किन में लगा होता है, बाकी चूंकि लूज होता है तो वो बिस्तर पर रहता है, उसमें आसानी से कोई चीज बांधी या कोई चीज लपेटी जा सकती है बिना पहनने वाली महिला की जानकारी के। तो ये बात बहुत गौर करने की थी, ये बात बहुत ध्यान देने वाली थी कि ऐसे बदन में कहीं हम बांधेंगे या टच कराएंगे तो सेकंड, 2-4 सेकंड का मौका मिल जाएगा। लेकिन
उसने अच्छा उसको ये भी पता था कि चांदी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए वो इतनी जल्दी करंट को इतने जितने भाग में स्किन से लगा हुआ है सर्कुलेट कर देगा कि एक जगह निशान जलने के नहीं पड़ेंगे। और जब फ्लो होगा ये, तो किसी पर्टिकुलर एक जगह पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, पूरे पायल पर आएगा, जल्दी से एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाएगा। प्लस माइनस जिसे कहते हैं लाल काला तार कहते हैं या ठंडा गरम कहते हैं, जब ये अलग अलग पैरों में लगाया जाएगा तो 20 सेकंड के लिए भी अगर करंट फ्लो हुआ तो पूरे नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा और जिसको ये लगाया जाएगा उसे बोलने तक की मोहलत नहीं मिलेगी और सारे ऑर्गन्स डिफंक्ट हो जाएंगे। अच्छा, वो जैसे ही बेहोश हुई तो भाई के साथ उसने हाथ पैर बांध लिए। अब वो थोड़ा सा पशोपेश में पड़ा कि इसको मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए, पर सांस चल रही है। उसने खुद ही वहां इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि पैर की तरफ से करंट गया है या थोड़ी देर के लिए मैंने करंट लगाया था, हो सकता है सिर के पास न पहुंचा हो। अगर सिर में यह करंट गया होता तो अब तक ये मौत हो चुकी होती इसकी। इसलिए उसने भाई को बुलाया और कहा हाथ पैर बांधो, हम सिर पे इसके करंट मारेंगे। और फिर बालों के नीचे स्किन तक जब दोनों टर्मिनल उसके लगा लिए तब स्विच को ऑन किया और देर तक ऑन किया जब तक कि छोटी सी भी हरकत जो हो रही थी बॉडी में वो बंद नहीं हो गई। पर उसकी मां की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने अपने बेटे को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो चाहती तो अभी 2-4 लोगों से राय मशवरा करती, सब लोग कहते कि भाई तुम जाने दो, पुलिस को पता लग जाए, लेकिन वो नहीं मानी। वो खुद चौकीदार के पास गई और खुद थानेदार के पास गई और खुद ही बताया कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को मार के घर के भीतर गाड़ दिया है। और उसके इस कथन से या उसकी इस बात से दोनों भाई यानी मां के दोनों बेटे जेल चले गए। अब हाल उनका बेचारों का, जो 2 बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, अबोध थे, जानकारी नहीं थी, उनको जितना झूठ बार बार बताया जा रहा था वो भी उनकी तसल्ली के लिए कि माँ दवा लेने गई है आ जाएगी, डॉक्टर के यहाँ है, अस्पताल में भर्ती है आ जाएगी, बाप काम पर गया है लौट के आएगा तो उनके लिए चॉकलेट और टॉफी लेकर आएगा। और अंत में किस्सा कोई परिवार वालों को मैं बता तो बहुत बार चुका हूं लेकिन फिर बता रहा हूं कि ऐसी शादियां जिन्हें परिवार और समाज दोनों एक्सेप्ट नहीं करते, समाज एक्सेप्ट करे और परिवार न करे तो भी बात चल जाती है, और परिवार एक्सेप्ट करे समाज न करे या समाज एक्सेप्ट करे परिवार न करे तो फिर भी थोड़े बहुत दिन में बात चल जाती है। लेकिन ऐसी शादियां जिनको न तो परिवार एक्सेप्ट करता है न समाज एक्सेप्ट करता है, उनका यही हश्र होता है और ये कभी टिकाऊ नहीं होती हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।